जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम लोग 18 जुलाई करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। आपके सामने टोटल 10 सवाल रखने वाला हूं जो संसार डीसी यानी हमारी वेबसाइट के एक सेक्शन संसार डेली करंट अफेयर्स से कवर किए गए हैं। यदि आप हमारी वेबसाइट के नियमित पाठक होंगे तो आप सभी प्रश्नों का सही आंसर दे पाएंगे, वरना आपको थोड़ी तकलीफ होने वाली है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पर यहाँ करंट अफेयर्स के सवाल डिस्कस करते हैं। एक बार चेक जरूर कर लें कि सभी लोगों ने सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे की बनी तस्वीर को दबाया है या नहीं दबाया है, और वहाँ आपने ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट किया है या नहीं किया है। ऑल ऑप्शन को यदि आपने सेलेक्ट किया है तभी आपको जाकर हमारी ओर से कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपके सीधे मोबाइल पर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं 18 जुलाई 2020 के पहले सवाल की तरफ। अराल एवं कार्मेल नामक राइफल आजकल खूब चर्चा में है। ये राइफल किस देश के हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन। तो याद कीजिए, हमने इसकी चर्चा जो है अपने लास्ट डीसीए में की थी। और यदि आपको थोड़ा हिंट दूँ तो भारत को इस देश में बनने वाले दोनों राइफल के प्रोडक्शन का अपने देश में यानी स्वदेशी रूप से बनाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। तो गेस कीजिए कौन सा होगा ये देश। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। तो इजराइल के 2 नए राइफल अराल एवं कार्मेल अब भारत में बनने लगेंगे। इनका निर्माण कहाँ होगा? मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत मध्य प्रदेश में होगा। तो याद कीजिएगा, मध्य प्रदेश में होगा, और ये जो राइफल हैं वो इजराइल के राइफल हैं। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि तंगाम समुदाय किस राज्य की आदि नामक जनजाति का एक अंग है? तो 4 ऑप्शन आपके पास: पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो जल्दी सोचिए, आपके पास 4 सेकंड का वक्त है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी अरुणाचल प्रदेश। तंगाम समुदाय अरुणाचल प्रदेश की आदि नामक जनजाति का एक अंग है, जो अब सिमटकर केवल कोंगिंग गांव में रह गया, यानी इनकी जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है। ये भाषा कौन सी बोलते हैं? तो तंगाम भाषा बोलते हैं, और तंगाम भाषा बोलने वाले 253 ही लोग अब रह गए हैं। तो ये चर्चा में क्यों था? तो यूनेस्को के संकटग्रस्त भाषाओं के वैश्विक एटलस 2009 के अनुसार तंगाम भाषा तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के तानी समूह की एक साहित्यहीन भाषा है जो विकट रूप से संकटग्रस्त है। तो जब भी संकटग्रस्त चाहे यूनेस्को जारी करे चाहे IUCN जारी करे, तो हमेशा आपको ध्यान इसमें रहना चाहिए कि वह टॉपिक आपको देख लेना चाहिए अच्छा से। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भानुभक्त आचार्य की जयंती मनाई गई। ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: म्यांमार, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल। तो नाम से तो ये भारतीय लगते हैं, तो आप सोचिए कि आंसर क्या हो सकता है। हिंट दूँ तो कुछ यूं दे सकता हूँ कि इन्होंने रामायण का अनुवाद किया है। अब किस भाषा में किया है यदि ये बता दूं तो आप आसानी से उत्तर दे दोगे, इसलिए आपको आंसर ही बता देता हूं। तो इसका आंसर है नेपाल। प्रत्येक वर्ष की भांति नेपाल में इस वर्ष भी 13 जुलाई को नेपाली साहित्यकार भानुभक्त आचार्य की जयंती मनाई गई। ज्ञातव्य है कि भानुभक्त आचार्य वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वाल्मीकि के रामायण का संस्कृत से नेपाली में अनुवाद किया था। अगला सवाल आपके समक्ष है। राबरी, भारवाड़ और चारण जनजातियां मुख्यतः किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके पास: महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और गुजरात। तो सोचिए इसका आंसर। इस सवाल में ज़्यादा सोचने का नहीं है, आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सवाल का आंसर है ऑप्शन डी यानी गुजरात। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हाल ही में गुजरात सरकार ने कहा कि राबरी, भारवाड़ एवं चारण समुदाय के सदस्यों की पहचान करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा, जो गुजरात के गिर, बरदा एवं एलेच क्षेत्रों में रहते हैं। तो राबरी की यदि बात की जाए तो राबरी, जिन्हें रेवाड़ी या देसाई भी कहा जाता है, ये एक घुमंतु चरवाहा जनजाति है। भारवाड़ की बात करें तो भारवाड़ समुदाय के लोग मूल रूप से गुजरात राज्य में निवास करते हैं। उनका मुख्य जो है पेशा है वो पशुपालन है। चारण गुजरात की अल्प जनसंख्या वाली जनजाति है और इन्हें गढ़वी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि यदि आप इस पूरे लेक्चर की PDF चाहते हो तो हम ठीक अगले दिन सुबह को अपने सभी सब्सक्राइबर को PDF उपलब्ध करा देते हैं। पर कहाँ, इसके लिए आपको
अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा। और डिस्क्रिप्शन में, यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमने अपनी जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। उस लिंक को क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन करना है आपको, तो आप सारी PDF अगले दिन सुबह में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेट ग्रिड किस प्रकार का एक कार्यक्रम है? 4 ऑप्शन है आपके पास: दूरसंचार कार्यक्रम, आतंक विरोधी कार्यक्रम, नवाचार कार्यक्रम और 5G टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम। नाम से तो प्रतीत होता है कि कुछ इंटरनेट से रिलेटेड ये कुछ कार्यक्रम है। पहला और चौथा ऑप्शन इंटरनेट से रिलेटेड लग रहा है, दूरसंचार कार्यक्रम और 5G टेक्नोलॉजी कार्यक्रम। क्या यही तो नहीं है आंसर? क्या लगता है आपको? इसका आंसर ये नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी आतंक विरोधी कार्यक्रम। यह एक आतंक विरोधी कार्यक्रम है जो मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी आक्रमण के उपरांत तैयार किया गया था। संदिग्ध आतंकियों पर नज़र रखने और आतंकी आक्रमणों को रोकने के लिए नेट ग्रिड, बिग डाटा और एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए विभिन्न गुप्त सूचना और प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त डाटा की विशाल मात्रा का अध्ययन और यह विश्लेषण करता है। नेट ग्रिड जो है वो गुप्त सूचना ब्यूरो को संदिग्ध इतिहास वाले व्यक्तियों पर नज़र रखने में भी हेल्प करता है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने जो है सवाल कुछ यूं है: भाषण 4 द्वीप भारत के किस दिशा में पड़ेगा? ज्योग्राफिकल लोकेशन से कई बार सवाल UPSC या PCS एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, और ख़ासकर उन लोकेशन का जो हाल ही में चर्चा में रहे। जब भी आप इस तरह के लोकेशन के विषय में सुनते हो या पढ़ते हो तो एटलस निकाल कर देखने का अभ्यास जरूर करो, जिससे कि वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म याद रह सके। आपके पास 4 ऑप्शन है: उत्तर, पूर्व और पश्चिम और दक्षिण। तो इसका उत्तर क्या है? बी है, पूरब। तो बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में 40 किलोमीटर के विस्तार वाला यह एक द्वीप है, जिसे भाषण 4 अर्थात 4 पिया नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 2006 में हिमालय से आने वाली गाद से हुआ था। इस पर आजकल रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश ने आदेश दिया है कि रोहिंग्याओं को यहाँ से तभी निकालने दिया जाएगा जब वे सीधे अपने घर लौटेंगे। ठीक है, इसलिए चर्चा में थी। 7वां सवाल आपके समक्ष कुछ इस प्रकार है: रीवा सौर परियोजना। रीवा सौर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सौर परियोजना है? इसकी भी चर्चा हमने हाल के DCA में की थी, याद कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है बताइए? 4 ऑप्शन है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी मध्य प्रदेश। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई यानी आज से ठीक 8 दिन पहले मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया था। रीवा सौर परियोजना सौर ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना है। तो याद रखिएगा, देश की पहली सौर परियोजना। तो इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि सौर ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना कौन सी है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो यह परियोजना जो है वार्षिक रूप से 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। F1 वीज़ा और M1 वीज़ा आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। यह किस देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं: चीन, भारत, अमेरिका और रूस। तो वीज़ा का जिक्र जहाँ भी होता है तो सबसे पहले किस देश का नाम आता है? सोचिए आप। कौन नेशन फर्स्ट का नारा लगाता है? नेशन फर्स्ट। वो कौन सा देश है जो वीज़ा नियमों को लेकर आए दिन अपने रूल्स बनाता है नए नए, जिससे कि अवैध रूप से लोग उसके देश में प्रवेश नहीं कर सकें? H1B वीज़ा किस देश से संबंधित है? तो आपको इतने सारे मैंने हिंट दे दिए, बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी अमेरिका। तो अमेरिका F1 वीज़ा एक प्रकार का जो है छात्र वीज़ा है, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, उच्च शैक्षणिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में पूर्णकालिक छात्र के रूप में दाखिला लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति देता है। वहीं M1 वीज़ा जो है वो अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दिया जाने वाला एक गैर सरकारी वीज़ा है,
यह वीज़ा प्रायः ऐसे छात्रों को दिया जाता है जो गैर अकादमिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करते हैं, उदाहरण के लिए व्यावसायिक या वोकेशनल कोर्स इत्यादि में। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्यों प्रारंभ किया गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए, दक्षिण चीन सागर में चीन की पैठ को रणनीतिक रूप से कम करने के लिए, भारत और वियतनाम के बीच समुद्री युद्ध अभ्यास को अंजाम देने के लिए, भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए। तो इस तरह के टॉपिक्स को हम संसार डीसीए के प्रीलिम्स विशेष सेक्शन में ऐड करते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कभी इसको मिस मत किया कीजिए। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के प्रयास में ऑपरेशन समुद्र सेतु को भारतीय नौसेना द्वारा 5 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 55 दिनों तक चला, जिसमें 3,992 भारतीय नागरिकों को भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री मार्ग से अपने देश वापस लाया गया था। समुद्र सेतु जैसा निकासी ऑपरेशन लास्ट जो हुआ था वो 2015 में हुआ था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन राहत। तो उसके दौरान भारतीय नौसेना द्वारा किया गया, जब वो यमन से 5600 लोगों को निकाला गया था वहाँ से। ऑपरेशन समुद्र सेतु जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय INS जलाश्व, याद रखिएगा नाम, INS जलाश्व ने मालदीव की राजधानी माले से 698 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था। ठीक है, तो भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना था कि पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी जहाज पर कोविड-19 संक्रमण के फैलने की कोई घटना न घटित हो, और भारतीय नौसेना ने योजनाबद्ध उपायों और सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्ती से लेते हुए पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक सक्सेसफुली पूरा किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। मियावाकी पद्धति से क्या किया जाता है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाता है, पौधारोपण किया जाता है, या नदी का स्तर ऊंचा किया जाता है, और सौर ऊर्जा की नई तकनीकों की खोज की जाती है। तो यह एक ऐसी पद्धति है जिसको भारत भी अपनाने जा रहा है। तो सोचिए क्या हो सकता है ये उत्तर इसका। तो हाल ही में प्रयागराज नगर निगम द्वारा पहली बार जापान की मियावाकी पद्धति से पौधारोपण का कार्य किए जाने की घोषणा की गई है। इस पद्धति से कई देशों में सफलतापूर्वक पौधारोपण का कार्य किया जा चुका है तथा वर्तमान में भारतवर्ष के कई शहरों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो केरल सरकार द्वारा भी वन रोपण के लिए मियावाकी वनीकरण विधि को अपनाया गया है। तो यह वन रोपण कैसा है भाई, इसकी पद्धति क्या है, यह भी जान लेना चाहिए। तो यह वन रोपण की एक पद्धति है जिसका आविष्कार मियावाकी नामक जापान के एक वनस्पति शास्त्री ने किया था। इसमें क्या किया जाता है, इसमें छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे पौधे रोपे जाते हैं जो साधारण पौधों की तुलना में 10 गुनी तेजी से बढ़ते हैं। तो यह पद्धति विश्व भर में लोकप्रिय है और इसने शहरी वन रोपण की संकल्पना में क्रांति ला दी है। और दूसरे शब्दों में कहें तो घरों और परिसरों के जो पीछे का जो हिस्सा होता है उसको उपवन में परिवर्तित कर दिया जाता है। चेन्नई में भी यह पद्धति अपनाई जा चुकी है। तो इसका क्या आंसर हो गया? ऑप्शन बी, यानी पौधारोपण। तो चलिए लेते हैं विदा और मिलते हैं कल एक बार फिर से कुछ इसी तरह के सवालों के साथ आपके साथ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। लाइक बटन नाम की कोई एक चीज़ होती है यूट्यूब पर, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।